ये कहानी एक ऐसे पुलिस अधिकारी की है, एसपी साहब की है, जो पुनर्जन्म लेते हैं और पिछले जन्म में हुई अपनी हत्या का बदला लेते हैं। ये कहानी शुरू होती है एक गांव से। गांव में एसपी साहब को धोखे से मार दिया जाता है। मौत के बाद वो इंसाफ की तलाश में होते हैं, मगर उनका हत्यारा आजाद रहता है और उसी गांव में अन्याय करता रहता है। समय बीतता है, परंतु एसपी साहब की आत्मा को संतुष्टि नहीं मिलती है। पुनर्जन्म के बाद उन्हें अपने पिछले जन्म की यादें लौट आती हैं और वो उसी गांव में वापस आते हैं। पूरी कहानी क्या है, आइए जानते हैं इस वीडियो में। कहानी में आगे बढ़ने से पहले आपसे बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पर लाइक शेयर कमेंट करें। अब कहानी विस्तार से। ये कहानी कुन्नूर जिले के कुन्नुकारा गांव की होती है। इस गांव में एक बहुत ही खतरनाक और अत्याचारी सरपंच रहता था। ये कहानी है 1980 की। उस समय में लोग सिर्फ दूसरों की मजदूरी पर जीवन गुजारने पर आश्रित रहते थे। इस गांव के लोग तो सरपंच के अत्याचार से भयभीत रहते थे। इस गांव के जितने भी लोग थे, सभी के सभी सरपंच के घर जाकर मेहनत मजदूरी करते थे। सरपंच उनको मजदूरी भी कम देता था। उस समय एक दिन की मजदूरी के बदले 5 किलो धान दिया जाता था, मगर जब सरपंच उस धान को तोलता तो उसे भी कुछ कम करके तोलता था। मगर किसी में हिम्मत नहीं होती थी कि वो सरपंच के खिलाफ कोई आवाज उठा दे। इस गांव में हरिया नाम का एक किसान रहता था। उसके पास खेत तो बहुत थे, मगर सरपंच उसके खेतों को हड़प कर खुद लगाया करता था। हरिया भी सरपंच से बहुत ही डरता था। अपना खुद का खेत होने के बावजूद भी वो सरपंच के घर पर मजदूरी करने जाता था और उसकी पत्नी कौशल्या सरपंच के घर पर झाड़ू पोछा, बर्तन मांजना और कपड़े धोने वाला काम करती थी। उस गांव के लोग बहुत ही बदतर जिंदगी जी रहे थे। सरपंच भी कभी नहीं चाहता था कि वो गांव के लोग उसकी गुलामी करना छोड़ दे। इसीलिए सरपंच जबरदस्ती डरा धमकाकर पूरे गांव वालों को कुछ पैसे ब्याज पर देता रहता था, और जब वो लोग महीना पूरा होने पर ब्याज नहीं चुका पाते तो वो उन्हें अपना गुलाम बना लिया करता था। मगर उन डरे सहमे गांव वालों के बीच कौशल्या गर्भवती होती है। कौशल्या उस बच्चे को जन्म नहीं देना चाहती थी, मगर पड़ोस के लोगों के बहुत समझाने पर अपने बच्चे को जन्म देती है और उसका एक लड़का पैदा होता है। कौशल्या और हरिया ने अपने बेटे का नाम बहादुर रखा ताकि वो बड़ा होकर किसी की गुलामी ना करे। धीरे धीरे बहादुर जब 10 साल का हो जाता है, तब वो समाज में हो रही गतिविधियों के बारे में समझने और बूझने लायक हो जाता है। वो सरपंच के अत्याचारों को अच्छी तरह से महसूस कर रहा था। उस गांव के डरे हुए लोगों के बीच एक निडर बच्चा होकर बहादुर खड़ा रहता था। बहादुर को जब सरपंच के यहाँ गुलामी करने के लिए कहा जाता, तब वो साफ मना कर देता। सरपंच बहादुर को बहुत ही पीटता था। धीरे धीरे बहादुर 20 साल का हो चुका था। बिना स्कूल के मुंह देखे उसमें सामाजिक ज्ञान कूट कूट कर भर चुका था। बहादुर के माता पिता उसे समझाते रहते थे कि तू सरपंच के यहाँ गुलामी मत कर, मगर सरपंच के खिलाफ मत खड़ा होना, पता नहीं सरपंच तेरे साथ क्या करेगा। तब बहादुर कहता है, माँ, मैं अपने गांव वालों को सरपंच के अत्याचार से घुट घुट कर जीता नहीं देख सकता। मैं अपने गांव वालों के लोगों के प्रति समर्पित हूँ, उनके अधिकारों के लिए लड़ने का साहस रखता हूँ। बहादुर को निडर देखकर उसके साथ गांव के कुछ और युवा भी जुड़ चुके थे। वो इस अन्याय की लड़ाई लड़ना चाहते थे और सरपंच का तानाशाही शासन खत्म करना चाहते थे। मगर सरपंच के शासन को खत्म करना इतना आसान नहीं था। कुछ भी हो, गांव का सरपंच जो अपने काले कारनामों और अत्याचारों के लिए कुख्यात था, बहादुर की परेशानी से परेशान था। वो चाहता था कि पूरा गांव उसके अधीन में रहे, लेकिन बहादुर उसका एकमात्र विरोधी था, जो गांव में बदलाव की बात करता था और अन्याय के खिलाफ खड़ा होता था। बहादुर गांव में हो रहे अन्याय के खिलाफ आवाज उठाता। उसने गांव के लोगों को एकजुट करने का प्रयास किया ताकि वो मिलकर सरपंच के अत्याचारों का सामना कर सके। तब सरपंच के कुछ गुप्तचरों को ये बात पता चल जाता है कि गांव वाले सरपंच जी का विरोध करने वाले हैं। तो बहादुर की यही हिम्मत और गांव वालों का समर्थन सरपंच के लिए खतरे का एहसास दिलाने लगा। मगर गांव के कुछ लोग बहादुर से कहने लगे कि बहादुर, तू सरपंच के खिलाफ आवाज उठाकर बहुत ही बड़ी गलती कर रहा है। अगर सरपंच को ये बात पता चल गया तो तुम सारे के सारे मारे जाओगे। उसके बाद बहादुर कहता है कि चचा, तुम इस धरती पर कितने साल जियोगे? हो सकता है 20 साल या उससे अधिक, मगर जब जियोगे तो सिर्फ डर के साए में जियोगे। और अगर आज हम सरपंच के अत्याचारों को खत्म करने में कामयाब हो गए तो पूरी जिंदगी सुकून से जिएंगे। इसीलिए अगर कोई मेरा साथ नहीं देगा तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं ये लड़ाई अकेले ही लड़ूंगा। बहादुर की लोकप्रियता और हिम्मत से परेशान होकर सरपंच ने उसे रास्ते से हटाने की योजना बनाई
उसने बहादुर को धोखे से बुलाने का निश्चय किया और अपने गुंडों के साथ मिलकर उसकी हत्या की साजिश रची। सरपंच ने बहादुर को एक झूठे बहाने से अपने पास बुलाया, ये कहकर कि उसे गांव के विकास के बारे में बातचीत करनी है। बहादुर जो निडर और सीधा था, बिना किसी डर और संदेह के सरपंच के पास पहुंच गया और सरपंच बहादुर को अपने रेत वाले ठेके पर लेकर चला जाता है। बहादुर इस बात से बिल्कुल भी अनजान था कि आज उसके साथ बहुत कुछ बुरा होने वाला है। जैसे ही सरपंच की गाड़ी वहां पहुंचती है, वैसे ही कुछ गुंडे सरपंच की गाड़ी को घेर लेते हैं और बहादुर पर हमला करना शुरू कर देते हैं। सरपंच ने एक गुंडे को अपने ऊपर भी हमला करने के लिए कहा ताकि गांव वालों को शक ना हो। बहादुर ने अपनी जान बचाने की बहुत ही कोशिश की, लेकिन गुंडों की संख्या और सरपंच की चालबाजी के सामने वो हार गया। बहादुर की बेरहमी से हत्या कर दी गई और उसकी लाश को गांव के बाहर फेंक दिया गया। सरपंच भी घायल होने का नाटक कर रहा था। अगले दिन जब गांव वाले बहादुर का मृत शरीर देखते हैं तो पूरे गांव में सन्नाटा छा जाता है। अब बहादुर के साथ जो लोग खड़ा होने का साहस जुटा रहे थे, वो भी उसकी मौत के बाद पीछे हट जाते हैं। लोगों को यह महसूस हो जाता है कि उसके पीछे सरपंच का हाथ हो सकता है, मगर उसके डर से गांव वाले इतने भयभीत थे कि कोई भी उसके खिलाफ खड़ा होने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। उधर सरपंच अस्पताल में भर्ती हो गया था। जब पुलिस वालों को इस बात का पता चला तो वो सरपंच से पूछताछ करने अस्पताल पहुंच जाते हैं। तो सरपंच कहता है कि हम लोग गांव के विकास के लिए कुछ योजना बनाने जा रहे थे, मगर अचानक कुछ गुंडों ने हम पर हमला कर दिया और मैं वहीं बेहोश हो गया। जब उठा तो बहादुर वहां नहीं था। सरपंच का बयान लेने के बाद पुलिस वाले वहां से चले गए और कोई ठोस सबूत न मिलने के कारण बहादुर के केस को वहीं पर दबा दिया जाता है। कुछ दिनों के बाद बलरामपुर में एक दरोगा के घर में एक बच्चे का जन्म होता है। बलरामपुर कुन्नू कारा से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर था। दरोगा जी बेटे के जन्म की खुशी में पूरे गांव में मिठाइयां बांटते हैं, मगर आश्चर्य की बात तो ये थी, जो निशान बहादुर के हाथ पर था उससे मिलता जुलता निशान दरोगा के बेटे के हाथ पर भी होता है। दरोगा का बेटा अमर धीरे धीरे बड़ा होता गया और वो अपने पिता के नक्शो कदम पर चल रहा था। अमर ने छोटी उम्र में ही ठान लिया था वो भी एक पुलिस अधिकारी ही बनेगा, इसीलिए वो कक्षा में बहुत ही अच्छे से पढ़ाई करता था। अमर की माँ एक शिक्षक थी, वो सरकारी स्कूल में पढ़ाया करती थी, इसीलिए अमर की परवरिश अच्छे संस्कारों के बीच होती है। अमर को बचपन से ही अजीबोगरीब सपने आते थे। वो सपने में किसी नदी के किनारे खून और चीखने के सपने देखा करता था और उस सपने में उसे एक खतरनाक चेहरा और भारी मात्रा में कुछ लोग उसे मारने की कोशिश कर रहे होते हैं। अमर जैसे जैसे बड़ा हो रहा था, उसके मन में पिछले जन्म की घटनाएं धुंधली धुंधली दिखाई देने लगती हैं। अमर को यह समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये खौफनाक दृश्य और सपना उसे क्यों आ रहे हैं, मगर उन सपनों को छोड़कर अपने भविष्य के बारे में सोचने लगता है। वो एक दिन एसपी की परीक्षा पास करके एसपी बन जाता है और उसकी नियुक्ति कुन्नू कारा गांव के जिले में ही हो जाती है। अब इसे योग समझे या भगवान की मर्जी, कुन्नू कारा में कदम रखते ही अमर को कुछ अजीब सा महसूस होता है। हालांकि वो उस गांव में इससे पहले कभी नहीं गया था। वहां के थाने में अपना पद संभालते हुए पहले दिन से पूरे गांव में, शहर में स्थिति की जानकारी करने के लिए सभी फाइलों को खोलकर देखता है। तभी अगले दिन एसपी अमर का स्वागत करने के लिए उस सरपंच ने पूरा इंतजाम किया था और बहुत ही बड़ा मंच लगवाया था। वहां पर सरपंच पहले ही पहुंच चुका था। जिले के कई अधिकारियों को भी बुलाया जाता है। जैसे ही अमर उस मंच पर चढ़ता है तो सबसे हाथ मिलाते हुए आगे बढ़ता है और जब सरपंच से हाथ मिलाता है तो उसे उसका चेहरा कुछ जाना पहचाना सा लगता है। सरपंच से पूछ बैठता है, क्या मेरी और आपकी मुलाकात पहले कभी हुई है? तब सरपंच कहता है कि नहीं, आज पहली बार मिले हैं। तब एसपी अमर कुर्सी पर बैठ जाता है। मंच पर जब अमर अपना परिचय देने आता है तो ठीक सामने बहादुर के माता पिता बैठे हुए होते हैं। उन्हें देखकर अमर का मन बहुत ही बेचैन होने लगता है। वो उनके पास जाता है और कहने लगता है, मुझे लगता है कि मैं आप लोगों को पहचानता हूं, मगर कुछ याद नहीं आ रहा है कि कहां देखा है। तब वो लोग कहते हैं कि बेटा, कहीं देखा होगा, मगर हम लोग तुम्हें पहली बार देख रहे हैं। अगर मेरा बेटा होता तो तुम्हें देखकर बहुत ही खुश होता। तब अमर उनकी बात को सुनकर कहता है, ठीक है, मैं आपके घर आऊंगा, तब आपके बेटे की कहानी सुनूंगा। उसके बाद सबकी विदाई होती है और अमर अपने कमरे में जब रात को सोने जाता है तो सरपंच और बहादुर के माता पिता के बारे में सोचने लगता है। जब वो गहरी नींद में पहुंचता है तो उसे वही पुराना सपना नजर आने लगता है।
इस बार उसने सरपंच का चेहरा साफ देख लिया था, मगर वो बहादुर के माता पिता को नहीं पहचान पाया था। जब अगले दिन अमर बहादुर के घर जाता है और उसके माता पिता से उनके बेटे की कहानी पूछने लगता है, वो लोग पूरी कहानी बताते हैं। उनकी कहानी सुनकर अमर रोने लगता है। उन्हें आज से कुछ नहीं होगा कहकर उनके पैर छूकर आशीर्वाद लेता है। तभी बहादुर की माँ की नजर अमर के हाथ पर पड़ जाती है, तो उसका हाथ पकड़कर कहती है कि बेटा, ये तुम्हारे हाथ पर निशान कैसा है? तब अमर कहता है कि चाची, जब से पैदा हुआ था तभी से है। तभी बहादुर की माँ कहती है कि मेरे बेटे के हाथों पर भी ऐसे ही निशान था। तब उसकी बात सुनकर अमर अपने घर अपने माता पिता से मिलने चला जाता है। अपने माता पिता को सारी बातें बताता है कि उसे जो सपने में आदमी दिखाई देता है वो कुन्नूकारा गांव का सरपंच है, और कहता है कि एक बूढ़ी औरत वहां रहती है और मेरे हाथों पर जो निशान है वैसा ही निशान उसके बेटे के हाथों पर भी था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि मेरे साथ आखिर हो क्या रहा है। तब अमर की माँ कहती है कि बेटा, मुझे ऐसा लग रहा है कि तू उस गांव के वहां के लोगों से तुम्हारा जरूर कोई रिश्ता है, वरना ये सारी घटनाएं तुम्हारे साथ क्यों घटित होती। तब अमर उसी गांव में जाता है और सरपंच के करतूत के बारे में जांच पड़ताल करना शुरू कर देता है, और उसे अब समझ में आने लगता है कि वो सरपंच पिछले जन्म में उसे जरूर मारा होगा। ऐसा भी हो सकता है कि मेरा पुनर्जन्म हुआ हो। और जब पूरे गांव वालों को पता चला कि जो निशान बहादुर के हाथों में था वैसे ही निशान अमर के हाथों में है, तो सभी लोग उससे कहने लगते हैं कि तुम ही बहादुर हो और तुम्हारा पुनर्जन्म हुआ है। तुम्हें इस बार हमें सरपंच के अत्याचारों से मुक्ति दिलाना ही होगा। भगवान ने तुम्हें सरपंच के अत्याचार को खत्म करने के लिए फिर से हमारे पास वापस भेज दिया है। तब अमर ने अपने हत्यारे सरपंच से बदला लेने की प्रतिज्ञा की। उसने निश्चय किया कि वो कानूनी तरीके से अपने हत्यारे को सजा दिलाएगा ताकि न्याय की जीत हो सके। अमर ने सरपंच और उसके गुंडों और उसके काले कारनामों पर नजर रखना शुरू कर दिया। अमर ने गुप्त रूप से सरपंच के हर काम की जांच करने का फैसला किया। अमर ने धीरे धीरे गांव वालों का विश्वास जीता और उसने सरपंच के अत्याचारों के खिलाफ खड़ा होने के लिए प्रेरित किया। गांव के लोग उसकी सहायता करने के लिए तैयार हो जाते हैं। अमर ने धीरे धीरे सरपंच के सभी अपराधों की फाइल तैयार की। उसने भ्रष्टाचार, जमीनी कब्जे और गैर कानूनी गतिविधियों के सबूत इकट्ठा किए, मगर इस बात की जरा भी खबर सरपंच को नहीं होने दी कि नया एसपी उसके खिलाफ सबूत इकट्ठा कर रहा है। अमर ने सभी सबूतों के आधार पर सरपंच की गिरफ्तारी का आदेश दिया और उसे पुलिस थाने में बुलाकर गिरफ्तार कर लिया। जब सरपंच को अमर ने बताया कि मैं वही लड़का हूं जो तुमने कई साल पहले मुझे धोखे से मारा था, तो अमर की बात सुनकर सरपंच अंदर से कांप जाता है और अपनी सजा को लेकर भयभीत हो जाता है। गिरफ्तार होने के बाद उसे एहसास हुआ ये एसपी वही है जिसे उसने मरवाया था। अदालत में केस शुरू होता है। अमर ने सारे सबूत और गवाहों को पेश किया। न्यायाधीश ने सारे तथ्यों को ध्यान में रखते हुए सरपंच को उम्र कैद की सजा सुनाई। अब जाकर ऐसा लग रहा था कि अमर की आत्मा को शांति मिली हो। उसे ऐसा महसूस हो रहा था पिछले जन्म का बदला पूरा हो चुका है। उसने अन्याय के खिलाफ लड़कर अपने हत्यारे को सजा दिलाई। गांव वालों ने अमर को धन्यवाद किया और उसकी बहादुरी की सराहना की। अमर के कारण गांव में एक नया सवेरा आया। उसके बाद अमर अपने पिछले जन्म के माता पिता के पास जाता है जो कि हरिया और कौशल्या होते हैं। उसने उन लोगों को अपने गले से लगाया और अपनी दोनों माँ के साथ खुशी खुशी रहने लगता है। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करें। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी वाले बटन को ऑल पर सेट करें ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। मिलते हैं दूसरी वीडियो में किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।